ज्योतिष जीवन एवं कर्म पद के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित अपनी समस्त टीम के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मेरे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी अनुपमा दुबे तिवारी जी भी हैं, जो आपके प्रश्नों का जवाब देंगी। स्वागत है अनुपमा जी। धन्यवाद मनीषा जी। ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ की पूरी टीम की तरफ से हमारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अभी तक हमारे कार्यक्रम में ज्योतिष के जानकार विद्वानों के प्रश्नों को ही जगह दी गई है। मेरा मानना है कि आम आदमी के प्रश्न भी इसमें लिए जाएं। क्यों ना हम सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हुए सूत्र को अपनाते हुए अपने कार्यक्रम को एक नया प्रारूप प्रदान करें। सही कहा आपने। अब हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ये कार्यक्रम एक खास वर्ग तक के लिए न रह करके आम जन तक पहुंचाएं, ताकि इससे से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और लोगों में ज्योतिष के प्रति जागरूकता बढ़ सके, और जो एक लोगों में भ्रम की स्थिति है ज्योतिष विषय के को लेकर के, उसका निवारण हो सके। ज्योतिष विद्या को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। नेत्र ज्योति से युक्त व्यक्ति और नेत्र विहीन व्यक्ति दोनों ही जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, पर नेत्र ज्योति से युक्त व्यक्ति का जीवन अधिक आसान हो जाता है। उसी तरह से क्या ज्योतिषीय सूत्रों का लाभ भी हम इस तरह उठाएं कि हमारा सबका जीवन आसान हो जाए। जी हाँ, ज्योतिष विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो आम आदमी को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायक होता है। ये ऐसा ज्ञान है जो ग्रहों, उनकी स्थिति, उनके काल, उनके भ्रमण का अध्ययन करता है और उसका हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताता है। इसका मूल आधार ही कर्म एवं कर्मफल है। यह छिपी संभावनाओं एवं घटनाओं पर प्रकाश डालता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह आत्म उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है और आत्मा को उसके परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाने में सहायक होता है। ज्योतिष का यही सार है। कुछ दिनों पूर्व आपने ग्रहों के क्षेत्र विभाजन पर एक ज्ञानप्रद पोस्ट लिखी थी, जिसमें 50-50% भाग सूर्य और चंद्र को दिया था। उन्होंने अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए अन्य ग्रहों को क्षेत्र विभाजन किया था, उस पर आप प्रकाश डालिए। हमारे ऋषि मुनियों में अद्भुत दूरदर्शिता एवं मानवीय स्वभाव को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए श्रुति और स्मृति का सहारा लिया, और इसके लिए उन्होंने श्लोक और मनमोहक कहानियों को आधार बनाया। ऐसी ही एक कहानी हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाई है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कि जब कुंडली में विभागों का बंटवारा हो रहा था, तो चंद्रमा और सूर्य ने आधा आधा कुंडली का हिस्सा अपने हिस्से में रख लिया। अब चंद्रमा ने जो बुध राजकुमार हैं उनको अपने बगल वाला प्लॉट दे दिया। सूर्य ने भी देखा देखी अपने बगल वाला प्लॉट बुध को दे दिया। उसके बाद सुख के कारक शुक्र को चंद्रमा ने एक प्लॉट दे दिया। सूर्य ने भी देखा देखी शुक्र को एक प्लॉट दे दिया। अब उन सुख के साधनों की रखवाली के लिए सेना की जरूरत थी, तो चंद्रमा ने सेनापति मंगल को एक प्लॉट दे दिया। सूर्य ने भी देखा देखी सेनापति मंगल को एक प्लॉट दे दिया। अब उसके लिए गुरु की भी जरूरत थी राज्य चलाने के लिए, तो चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति को एक प्लॉट दे दिया। सूर्य ने भी क्या किया, गुरु बृहस्पति को एक प्लॉट दे दिया। उसके बाद अब सेवक की भी जरूरत होती है, तो चंद्रमा ने भी एक शनि को प्लॉट दे दिया और सूर्य ने भी शनि को एक प्लॉट दे दिया। इस तरह सारे ग्रहों के पास दो दो प्लॉट हो गए और सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक ही प्लॉट रह गया। अब इस देखिए कि कहानी के माध्यम से कितनी आसानी से समझा दिया गया कि सब ग्रहों के पास दो दो भाग होते हैं और वो कैसे कैसे चंद्रमा और सूर्य से किस किस स्थानों पर रहते हैं। बहुत आसानी से कहानी के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ग्रहों का क्षेत्र विभाजन तो हो गया, अब उनके कारकत्व पर भी आप प्रकाश डालिए। प्रारंभ ग्रहों के राजा सूर्य से ही किया जाए। भगवान सूर्य आत्मा का कारक है। ये
सभी संपूर्ण लोगों की आत्मा है। इन्हीं के द्वारा भूलोक चलायमान है। उनकी कांति कमल के बीच वाले भाग की तरह कांतिमय है और वो 7 घोड़ों के रथ पर सवार होते हैं। यहाँ 7 घोड़ों का अर्थ है कि सूर्य की किरणों में जो 7 रंग हैं, 7 घोड़े, उन्हीं को दर्शाते हैं। सूर्य काल का भी कारक है। काल यानी कि समय। सूर्य के ही गति, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गति करती है, सूर्य तो स्थिर रहता है, लेकिन जो हमें दिखाई देता है कि सूर्य की स्थिति के अनुसार ही प्रातःकाल, दोपहर, शाम एवं रात्रि होती है। सूर्य रॉयल्टी को दिखाता है। अगर सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो नेम फेम सब मिलेगा और ये राज संबंध भी दिखाता है। भगवान राम को सूर्य का ही अवतार माना जाता था और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो सूर्यवंशी भी थे। तो यानी विष्णु भगवान के 9 अवतारों में से श्री रामचंद्र जी सूर्य के अवतार थे। सूर्य कुंडली में पिता का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है, आंखों का कारक होता है और हमें सम्मान दिलाने का भी कार्य सूर्य ही करते हैं। अनुपमा जी, एक प्रश्न अनीता नागर जी का ले लेते हैं। इनका ज्योतिष सीखने में रुचि है पर ये ग्रहों से डर जाती हैं। इनके मन में एक अज्ञात भय की आशंका समाई हुई है। क्या हमें ग्रहों से भयभीत होना चाहिए? अनीता नागर जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता है। अच्छे या बुरे हमारे कर्म होते हैं और उन्हीं कर्मों के आधार पर कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। बुरे कर्म होंगे तो ग्रह हमारे बहुत बुरी स्थिति में होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी हमें ग्रहों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि शनि को या राहु को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ग्रहों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनको ईश्वर की तरह समझना चाहिए। तो ग्रहों से डरिए नहीं, उनको समझने की कोशिश करिए। उनको जो भी विभाग दिया जाता है या जो कार्य दिया जाता है बस वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने कर्म ईमानदारी से करें, तो कोई ग्रह हमको परेशान नहीं करेंगे। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। क्या बात कही है मनीषा जी, आपके बोलने का ये अंदाज मुझे बहुत पसंद है। जी, मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये अत्यंत विस्तृत विवेचना का विषय है पर हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएं। मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल मेष राशि को छोड़ करके सुख और ऐश्वर्य के कारक शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं, जहां राहु देव जो कि भ्रम के कारक हैं पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा मंगल और राहु का। और ये जैसा कि हम जानते हैं द्वितीय भाव में बन रहा है, द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, तो अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखें, ज़्यादा एग्रेसिव होने से बचें और सुख सुविधाओं पे भ्रम में आकर अनाप शनाप खर्च करने से भी बचें। अगर आप किसी रोग या बीमारी से परेशान हैं तो ये मंगल और राहु आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, यानी आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। नवयुवक और युवतियों से मेरा कहना है कि थोड़ा स्कैंडल से बचने की कोशिश करें। बड़े पैमाने पर देखें तो 22 से लेकर 26 फरवरी तक भूकंप के झटके आ सकते हैं या कहीं आगजनी की घटनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको पूर्णतः अपने ऊपर ना लें। अपनी कुंडली में मंगल, राहु और वृषभ राशि की स्थिति जरूर देखें और तभी इन जो मैंने बातें बताई हैं उनको अपने पर लागू करें। पूर्णतः ये बातें आप पर लागू नहीं होंगी, आपकी कुंडली के अनुसार ही ये सब बातें आप पर लागू होंगी। कौन सी दौलत है आपके लफ्जों में, बात करती हैं तो दिल ही खरीद लेती हैं। शानदार जवाब अनुपमा जी, आपके जवाब दिल को छू जाते हैं। हमारे दर्शकों से भी आग्रह है
कि आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें। आगामी वार्तालाप कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का जवाब पुनः अनुपमा जी देंगी। धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद मनीषा जी।